नमस्कार, वेलकम टू फिल्मी टेल। एक आदमी पुलिस स्टेशन पहुंचता है और कहता है कि उसकी लक्ष्मी चोरी हो गई है, लेकिन असली शौक तब लगता है जब पुलिस को पता चलता है कि लक्ष्मी कोई इंसान नहीं बल्कि एक डस्टबिन है। आखिर डस्टबिन के लिए कोई इतना पागल क्यों है, चलिए जानते हैं। मूवी की शुरुआत में दिखाता है कि महाराजा नाम का एक आदमी जो कि पेशे से एक बार्बर होता है, घर जल्दी जाने के लिए बॉस से छुट्टी मांगता है। छुट्टी तो उसे मिलती नहीं, उल्टा बॉस की डांट सुनता है। अगले सीन में महाराजा किसी टॉय शॉप से टॉय खरीद रहा होता है और सड़क की दूसरी तरफ उसका परिवार बैठा उसका इंतजार करता है। तभी देखने को मिलता है कि एक बेकाबू गाड़ी आती है और उस घर से जा टकराती है जहां उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा होता है। देखते देखते भीड़ बढ़ जाती है और यहाँ सीन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन एक स्कूल का होता है जहाँ कुछ बच्चे स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहीं ज्योति नाम की लड़की के बारे में बताया जाता है कि वो पढ़ाई लिखाई में कुछ खास नहीं बट स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से पीटी टीचर का उस पर खास अटेंशन होता है। पीटी टीचर असीफा ज्योति को हर तरह से सपोर्ट करती है और जल्द ही वो किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले थे। इंट्रोडक्शन से हमें ये पता चलता है कि ज्योति कोई और नहीं महाराजा की ही बेटी होती है जो उस दिन के एक्सीडेंट में किसी तरह बच जाती है। बचने का ये कारण दिखाता है कि एक डस्टबिन जो कि लोहे का बना होता है वो उसके ऊपर गिरकर शील्ड का काम करता है। इसके बाद ज्योति का बचपन दिखाता है, जहाँ दिखाता है कि उस घटना के बाद उसकी माँ के गुजर जाने के बाद ज्योति की परवरिश महाराजा बड़े ही लाड और प्यार से करता है। उस घटना के बाद उनके परिवार में एक और सदस्य जुड़ जाता है जिसका नाम होता है लक्ष्मी, और ये लक्ष्मी और कोई नहीं वही लोहे का डस्टबिन होता है जो कि उस दिन के हुए घटना में ज्योति का रक्षा करता है। और हर शुक्रवार को इसे प्रॉपर नहलाकर तैयार कर उसकी पूजा भी करते थे। आफ्टर ऑल उसी की वजह से ज्योति की जान बची थी। इनकी जिंदगी अच्छी कट रही होती है, कुछ अच्छे लोगों से इनकी जान पहचान भी हो जाती है, जैसे कि ये डॉक्टर, इनसे काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है कि स्कूल के चीफ गेस्ट के वेलकम ड्रिंक में किसी ने शराब मिला दिया था और उसका ब्लेम ज्योति को दिया जा रहा था। ज्योति को स्कूल से निकाला ही जा रहा था कि तभी असीफा उसकी पीटी टीचर वहां आती है और असली दोषी कौन है यह बताती है। सच जानने के बाद भी ज्योति समेत सभी को बहुत ही रूडली वहां से बाहर निकाला जा रहा था, यानी रस्टिकेट किया जा रहा था। सच सामने आने के बाद महाराजा टीचर को ज्योति से माफी मांगने के लिए कहता है, क्योंकि बिना किसी गलती के भी ज्योति को सबके सामने ह्यूमिलिएट किया गया था। यहाँ वो टीचर माफी मांगने को तैयार नहीं था, लेकिन महाराजा का जिद और गुस्सा देख ज्योति ने खुद ही टीचर से रिक्वेस्ट की कि उसी से माफी मांगे, और ज्योति के कहने पर टीचर ने उससे माफी मांगी। वेल, इस सीन से इतना पता चलता है कि महाराजा एक काफी जिद्दी इंसान है, खासकर जब बात उसकी बेटी पर आए। इसके कुछ दिनों बाद ही ज्योति 7 दिनों के लिए स्पोर्ट्स कैंप पे जाती है और अपने पापा महाराजा से कहती है कि अपना ख्याल और लक्ष्मी का भी ख्याल रखे और उसे हर शुक्रवार हमेशा की तरह नहलाकर पूजा करे, भूले नहीं। अगले सीन में एक सांप को महाराजा के घर के अंदर घुसते हुए दिखाता है, जो कि बुरी तरीके से बिखरा हुआ होता है, मानो यहाँ कोई अनहोनी घटी हो। घर की फर्श पे महाराजा घायल अवस्था में बेहोश पड़ा होता है, जो कांच के फूटने की आवाज सुनकर होश में आता है। अगले दिन महाराजा पुलिस स्टेशन जाता है और लक्ष्मी के चोरी हो जाने की कंप्लेंट दर्ज कराता है। शुरू में तो पुलिस वाले कंप्लेंट दर्ज नहीं करते हैं, लेकिन महाराजा की जिद के आगे किसी की चलती नहीं। पुलिस उसकी बात मानते हैं और उसे अंदर बैठने को कहते हैं। थोड़ी देर के बाद जब थाना इंचार्ज एस वरदराजन वहां पहुंचते हैं तो महाराजा की कंप्लेंट दर्ज कर लेते हैं। वैसे ये इंस्पेक्टर एस वरदराजन एक करप्ट पुलिस ऑफिसर होते हैं और वो महाराजा की कंप्लेंट सिर्फ और सिर्फ उससे पैसे ऐंठने के लिए करते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमें यहाँ जानना ज़रूरी होगा कि आखिर महाराजा अपनी कंप्लेंट में क्या बताता है। सबसे पहले वो अपने बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है, नाम पता वगैरह। फिर आगे बताता है कि हमेशा की तरह वो रात को अपनी दुकान से 10 बजे घर आया, गमले के नीचे से चाबी निकाल कर घर का ताला खोला, घर के अंदर घुसा और हॉल की लाइट जलाई, अपने बैग को कंधे से उतार कर नीचे रखा, कपड़े बदलने के लिए अपने रूम में गया। कपड़ा बदल ही रहा था कि तभी पीछे से कुछ आवाज़ आई। पलटकर देखा तो 2 मास्क पहने हुए लोग उसके पीछे खड़े थे। वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था कि तभी उनमें से एक आदमी उसकी तरफ बढ़ा और उसका मुंह जोर से दबा दिया। महाराजा उसके हाथों में जोर से काटता है। तभी अचानक से तीसरा आदमी हॉल से बाहर आता है और रॉड लेकर उसे मारने लगता है। वो नीचे गिर जाता है और उसके बाद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तीनों बारी बारी से उसे मारने लगे। वो बेहोश हो गया। महाराजा फिर पुलिस से रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि वो तीनों मेरी लक्ष्मी को उठा ले गए हैं सर,
प्लीज मेरी लक्ष्मी को ढूंढ दीजिए सर। महाराजा की ये बात सुनकर इंस्पेक्टर कहता है कि ये केस समय की बर्बादी है और ये कहकर उसे वहां से जाने को कहता है। अपना काम ना बनता देख महाराजा पुलिस ऑफिसर को कुछ पैसे ऑफर करता है। पैसे की लालच में पुलिस ऑफिसर तुरंत मान जाता है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है और शुरुआत में कुछ खास पता नहीं चलता। नेक्स्ट सीन में दो लोगों को दिखाया जाता है जो एक घर में चोरी कर रहे होते हैं। उनमें से एक का नाम होता है सेल्वम और दूसरे का नाम होता है सबरी। उन दोनों ने घर के लोगों को बांध कर रखा था क्योंकि उन्होंने उनका चेहरा देख लिया था। सेल्वम अपने पसंद का खाना बनाकर खाता है और वहीं सबरी को लड़की के साथ गलत काम करने देता है। हालांकि सेल्वम खुद ये काम नहीं करता लेकिन अपने साथी को मना नहीं करता। वहां से निकलने के बाद वो उस घर में आग लगा देते हैं ताकि उनके खिलाफ कोई सबूत ना बचे। ये उनके चोरी करने का पैटर्न था। वो जहाँ जाते वहाँ लूटते, पसंद का खाना बनाकर खाते और पीछे सबूत नहीं छोड़ते। आगे सेल्वम के बारे में दिखाता है कि वो एक शादीशुदा इंसान है और उसकी एक छोटी सी बच्ची भी है। सेल्वम का खुद का एक दुकान भी है जहाँ सबरी काम करता है। सेल्वम अपने परिवार को बहुत चाहता है और उसका परिवार भी उसे बहुत प्यार करता है। घर आने के बाद सेल्वम अपनी बेटी को एक खिलौना देता है जिसे वो वहीं से लाया था जहां वो कल चोरी करने गया था। सेल्वम की बेटी को वो खिलौना पसंद नहीं आता और सेल्वम उसे कचरे के डब्बे में फेंक देता है और ये वही कचरे का डब्बा होता है जिसके बारे में महाराजा पुलिस को बताता है। इधर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में लक्ष्मी तो मिली नहीं लेकिन लक्ष्मी की तरह दिखने वाला डस्टबिन बनवाया और उसे एग्जैक्ट लक्ष्मी की तरह बनाकर महाराजा को देने का प्लान था और बचा हुआ पैसा महाराजा से ले लेते। लेकिन इधर एक दिखाया जाता है कि एक हवलदार महाराजा को सच बताता है कि पुलिस उसे ठगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महाराजा पुलिस पर भरोसा दिखाता है और कहता है कि उसे विश्वास है कि पुलिस उसकी लक्ष्मी ढूंढ देंगे। इसी भोलेपन का फायदा उठाकर पुलिस वाले उसे रोज पुलिस स्टेशन बुलाते और उससे पुलिस स्टेशन का सारा काम करवाते। इधर सेल्वम और सबरी फिर से एक घर को लूटते हैं, ठीक पिछली बार की तरह। महाराजा पुलिस स्टेशन में बैठकर स्पोर्ट्स कैंप से भेजी ज्योति की वीडियो देख रहा था कि तभी एक कार सर्विसिंग का मैनेजर अपने एम्प्लॉय धना का मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने आता है। धना का फोटो देख महाराजा कुछ अनकंफर्टेबल हो जाता है। बैक सीन में उसी रात को दिखाता है जब महाराजा अपने घर में बेहोश पड़ा था। होश में आते ही उसकी नजर एक रिसिप्ट पर पड़ी। उसके बाद वह उठकर एक बार में जाता है जहां धना और एक बड़े से इंसान के बीच लड़ाई करते हुए दिखाया जाता है। लड़ाई के बाद जब धना वापस जा रहा होता है तब महाराजा उसका पीछा करता है। पीछा करते हुए महाराजा एक बड़े से गोडाउन में पहुंचता है। धना महाराजा को उसका पीछा करते हुए नोटिस करता है और गोडाउन में पहुंचकर उन दोनों के बीच लड़ाई होती है। लड़ाई के बीच महाराजा धना से उसके और दो साथियों के बारे में पूछता है, लेकिन धना उसे कुछ नहीं बताता, जिससे महाराजा को गुस्सा आता है और वो उसे वहीं खत्म कर देता है। प्रेजेंट सीन में आते ही दिखाता है कि महाराजा जहां परेशान हो रहा था कि तभी पुलिस स्टेशन में उस बड़े से आदमी का एंट्री होता है, जिसे देख महाराजा काफी घबरा जाता है क्योंकि उस रात महाराजा धना के बारे में पूछते हुए उस बार में पहुंचता है और उससे धना के बारे में पूछताछ करता है। थैंकफुली वो इंसान महाराजा को पहचान नहीं पाता और उसे राहत मिलती है। इधर सेल्वम के घर में उसकी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही होती है। सेल्वम अपनी बेटी के लिए एक सुंदर सा गोल्डन चेन लेता है और घर लौटते हुए महाराजा के ही सैलून में चला जाता है और ये वही सीन होता है जहाँ से मूवी की शुरुआत हुई रहती है, जहाँ महाराजा अपने मालिक से घर जल्दी जाने के लिए छुट्टी मांग रहा होता है। महाराजा की स्टोरी के साथ में जो अब तक स्टोरी चल रही थी वो सेल्वम का प्रेजेंट नहीं बल्कि उसका पास्ट होता है। खैर, सेल्वम महाराजा के सैलून में अपनी दाढ़ी शेव कराने गया था। ट्रिमर की बैटरी खत्म हो जाने के कारण महाराजा नई बैटरी लाने बाहर जाता है। तभी सेल्वम को सबरी का कॉल आता है। सबरी सेल्वम को बताता है कि उनकी पिछली लूट के बारे में न्यूज़पेपर में आ गया था और पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। इतना सुनते ही सेल्वम सबरी को शांत होने को कहता है और घर आकर बात करेंगे ऐसा कहकर फोन रख देता है। पीछे पलटकर देखता है तो महाराजा उसे पहले से ही खड़ा दिखता है। यहाँ सेल्वम को लगता है कि महाराजा ने उसकी सारी बातें सुन ली होती है और उससे डाउट होता है कि महाराजा पुलिस को सारी बातें बता देगा। इसी फिक्र में वो अपनी बेटी का सोने का चेन वहीं सैलून में भूल जाता है। घर में जब चेन ढूंढता है और वहाँ चेन नहीं मिलता तो तब सेल्वम चेन ढूंढने बाहर जाता है कि तभी महाराजा उसका चेन लौटाने वहाँ पहुँचता है और एट द सेम मोमेंट पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। सेल्वम महाराजा को देखता है और उसके ठीक पीछे पुलिस को भी देखता है।
सेल्वम को ये लगता है कि महाराजा ही पुलिस को लेकर के आया है। पुलिस को देख सबरी भागने की कोशिश करता है और एनकाउंटर में मारा जाता है। ये सब देख सेल्वम की पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाती, सेल्वम के साथ अपना सारा रिश्ता तोड़ देती है। अपना परिवार टूटता देख सेल्वम बहुत गुस्से में आ जाता है और इन सब का जिम्मेदार वो महाराजा को मानता है। प्रेजेंट सीन में दिखाता है कि ज्योति स्पोर्ट्स कैंप से घर वापस आने वाली होती है और अपने पिता से एक नई जोड़ी जूते लाने की मांग करती है। इधर पुलिस महाराजा से ये झूठ कहती है कि उसकी लक्ष्मी यानी कचरे का डब्बा मिल गया है और उसे ये अगले दिन देने वाले हैं। असल में पुलिस हूबहू दिखने वाले कचरे का डब्बा ला करके महाराजा को देती है, क्योंकि ये चोरी का केस होता है और महाराजा से उन्हें पैसे मिलने वाले थे। इसके लिए उन्होंने एक छोटा सा नाटक करने का फैसला किया, जिसके लिए उन्हें एक नकली चोर की जरूरत थी। उन्हीं का एक कांस्टेबल नल्ला सिवा चोर बनने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्योंकि नल्ला सिवा चोर बना है तो उसे क्राइम साइट और क्राइम की डिटेल की जानकारी चाहिए होगी, तो इसीलिए इंस्पेक्टर एस वरदराजन के कहने पर एक बार फिर से घटी घटना के बारे में महाराजा बताता है। अब तक की कहानी में महाराजा को एज अ विक्टिम दिखाया जाता है, लेकिन असल में महाराजा नहीं बल्कि उसकी बेटी ज्योति विक्टिम होती है। और जो 3 कल्प्रेट होते हैं उनके नाम पहला धना, दूसरा सेल्वम और तीसरा कांस्टेबल नल्ला सिवा। क्योंकि सेल्वम अपने करतूतों की वजह से जेल गया था और परिवार से दूर हुआ था, जिन सब का जिम्मेदार वो महाराजा को मानता था और उससे बदला लेने के लिए वो पिछले 13 सालों से जेल में तैयारी कर रहा था, जहां वो धना से मिला था और उसके साथ ही मिलकर प्लान बनाता है महाराजा को जान से मारने का, जिसमें उनकी मदद नल्ला सिवा करेगा। क्योंकि घटना वाली रात को ज्योति कैंप से वापस आने वाली थी और उसे खुश करने के लिए महाराजा ज्योति के पसंद का जूते लेने वाला था, सो उसे रात घर वापस लौटने में देर हो गई थी और उससे पहले ज्योति घर पहुंच जाती है, जहां तीनों धना, सेल्वम और नल्ला सिवा घर के पिछले दरवाजे से घर के अंदर महाराजा का पहले से ही इंतजार कर रहे थे। ज्योति के अंदर जाते ही तीनों छुप जाते हैं, इस बात से अनजान कि कोई घर के अंदर छुपा है और उसे देख रहा है। वो बेडरूम में कपड़े चेंज करने लगती है। बेडरूम में छिपा नल्ला सिवा और धना से एक आवाज होती है, जिसे सुन ज्योति फौरन पीछे मुड़ती है और चिल्लाती है। तभी नल्ला सिवा और धना उसका चेहरा जोर से दबाते हैं और तभी सेल्वम आकर ज्योति को बुरी तरीके से मारने लगता है। ज्योति बुरे तरीके से घायल हो जाती है। फिर एक एक करके धना और नल्ला ज्योति का करते हैं और वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही जब महाराजा घर पहुंचता है और अपनी बेटी को बुरी हालत में देखता है तो बिल्कुल टूट जाता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां उसकी जान बच जाती है। अब आते हैं प्रेजेंट टाइम में, जब इंस्पेक्टर एस वरदराजन फोन कट करता है और नल्ला सिवा के चेहरे का रंग उड़ा हुआ देखता है। यहाँ बता दो कि इंस्पेक्टर को नल्ला सिवा के बारे में पहले से सब पता चल चुका था। वरदराजन को ये बात पता है। इस बात से अनजान नल्ला सिवा पुलिस को सारी बातें बताकर भागने की कोशिश करता है। इंस्पेक्टर अभी तक कुछ ना जानने का प्रिटेंड करते हुए एक सीनियर होने के नाते नल्ला सिवा को अपने घर में ही रोक लेता है। जब अगली सुबह सब महाराजा के घर पहुंच जाते हैं, तब नल्ला सिवा का नाटक देख महाराजा को यह श्योर हो जाता है कि दूसरा कल्प्रिट नल्ला सिवा ही है। तब इंस्पेक्टर महाराजा की तरफ देखकर उसे बताता है कि वो सब जानता है और वो महाराजा का साथ देना चाहता है। महाराजा के हाथ में हथियार देखकर इंस्पेक्टर घर से बाहर चला जाता है। महाराजा नल्ला सिवा को भगा भगा कर मारता है। महाराजा अब तीसरे और मुख्य कल्प्रिट को ढूंढने निकलता है, जो कि सेल्वम होता है। सेल्वम उसे एक कंस्ट्रक्शन एरिया में मिलता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। तभी असीफा के साथ ज्योति पहुंचती है, क्योंकि ज्योति ने अपने पिता से कहा था कि वो कल्प्रिट से मिलना चाहती है और जानना चाहती है कि उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। महाराजा ने आज तक अपनी बेटी के किसी भी बात को मना नहीं किया था, इसीलिए आज भी उसकी बात पूरी करता है। और ज्योति सेल्वम से बात करती है, उसे कहती है कि उसकी हिम्मत टूटी नहीं है और वो अपने आगे की जिंदगी भी खुशी खुशी जिएगी। ये कहकर उसकी तरफ सोने के गहनों से भरी एक पोटली फेंकती है और वहां से जाने लगती है। ज्योति सोने की पोटली इसलिए फेंकती है क्योंकि उसे ये पता था कि तीनों उसके घर चोरी के इंटेंशन से आए थे, ना कि महाराजा से बदले के इंटेंशन से। जब ज्योति वापस जाने लगती है, तब सेल्वम की नज़र ज्योति के पीठ पर बने निशान पर पड़ती है, जो बिल्कुल उसकी बेटी के पीठ पर बने हुए घाव के निशान के जैसी है। उसे ये देखकर समझने में देर नहीं लगती कि ज्योति उसकी बेटी है।
ट्रक एक्सीडेंट वाले दिन महाराजा अपनी पत्नी और बच्ची के साथ वो गोल्डन चेन लौटाने गया था जो सेल्वम उसकी दुकान पर भूल आया था। सेल्वम की पत्नी अपने पति के करतूतों को अब जान गई थी, इसलिए वो गोल्डन चेन लेने से मना कर देती है। महाराजा अपनी पत्नी के कहने पर सेल्वम की बेटी के लिए खिलौने खरीदने दुकान पर जाता है और इधर एक्सीडेंट होता है जिसमें लोहे के कचरे का डब्बा ज्योति के ऊपर गिरता है और वो इकलौती एक्सीडेंट में सरवाइव कर जाती है। उस एक्सीडेंट में अपने पूरे परिवार को खोने के बाद महाराजा ज्योति का पिता बन उसकी परवरिश कर रहा था। अपनी आंखों के आगे सच्चाई को देख सेल्वम खुद पर शर्मिंदा था और वो अपने करतूतों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो माफी मांगने की कोशिश करता है लेकिन महाराजा ज्योति को लेकर वहां से चला जाता है। सेल्वम उन्हें जाते हुए देखता है और पश्चाताप और गिल्ट में भरे उसी बिल्डिंग से कूद जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपना महत्वपूर्ण राय देना ना भूलें और अगली वीडियो आप किस पर चाहते हैं ये जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।